हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड डी ट्रिपल एस बी के जो फेब मंथ में यानी कि पिछले महीने 20 से 27 तारीख के बीच में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी आंसर की आउट हो चुकी है। ठीक है, तो आंसर की में वैसे तो हमें अपना जो रिस्पॉन्स है वो पता नहीं चलता, बट स्टिल उस आंसर की मदद से हम आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी जरूर कर सकते हैं, ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाता है हमें। और अभी आपके पीआरटी के एग्जाम आने वाला है, उसके बाद एलडीसी का एग्जाम आने वाला है, तो और भी आगे इन एग्जाम आएंगे। ये मोस्टली फोकस्ड एग्जाम है अभी। तो इन पीआरटी और एलडीसी के एग्जाम में हमारी जनरल अवेयरनेस कैसी आएगी उसको देखते हुए आज का मैं सेशन लेके आया हूँ। तो हमारा जो असिस्टेंट ग्रेड 2 का एग्जाम था, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले रीजनिंग की वीडियो भी आप लोगों को करवाई थी, तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो ये 27/2/2022 यानी कि कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसकी आज हम जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन देखेंगे। उससे आप लोगों को पता अंदाजा लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसी तरीके की मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि और किस चीज़ की आपको वीडियोस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करके देख लेना 1.25 या फिर 1.5x पे, ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो और कम से कम टाइम आपका वेस्ट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526 एट पानीपत। अब आप लोगों को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और 1526 में पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, दूसरा युद्ध 1556 में, और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1761 में, 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था। जो पहला 1526 का पहला पानीपत का युद्ध था वो हुआ था इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, और जीता कौन था? यहाँ पे बाबर जीता था। तो हमसे वही पूछा गया था कि भाई किसने इब्राहिम लोधी को हराया? बाबर को हराया। तो दूसरा हमारा जो युद्ध हुआ 1556 में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पे जो विनर था वो था अकबर। यहाँ पे अपन दूसरे जो पानीपत का युद्ध था वो अकबर था। ठीक है, अकबर जीता था। और यहाँ पे 1761 जो बहुत फेमस है, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, वो था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा योद्धाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे विनर कौन था? यहाँ पे था अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे जीता था। मराठे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हार गए थे, वीर योद्धा होने के कारण बावजूद भी यहाँ पे अब्दाली टेक्टिकली जीत के यहाँ से तीसरी पानीपत की लड़ाई अब्दाली जीता था। तो पहली बाबर, दूसरा अकबर, तीसरी अब्दाली यहाँ पे। तो आप लोगों को 1526 का यहाँ पे बाबर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। हर एक क्वेश्चन में जितनी भी डीप अनप की एनालिसिस होगी उसको पूरे ढंग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज साइज ऑफ 100 रुपी नोट फॉर महात्मा गांधी न्यू सीरीज। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या बन जाता है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। जनरली हम नैनोमीटर यानी कि एनएम में करते हैं। अगर उसकी बात करेंगे तो 157 इंटू में 73 नैनोमीटर की बात हो जाती है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर की बात है। तो यहां पे हमें क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको क्या याद रखना है? 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 14.2। ठीक है, तो 6.6 जो है आपका, ये है आपका 100 रुपए का। अब ऐसे ही अगर बात करेंगे 50 की, फिर हम बात करेंगे 200 की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 500 की जो न्यू सीरीज में, और ये 2000 की बात करेंगे। ठीक है, ये आपके हैं। तो सभी में आप लोगों को 6.6 सेंटीमीटर, 6.6, 6.6 और 6.6, सभी में 6.6 कॉमन रहेगा आप लोगों का। और 50 सेंटीमीटर, जो 50 रुपए का नोट है वो 100 रुपए से छोटा है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता है कि 13.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 200 का जो नोट है वो बड़ा है 100 रुपए से, तो वो आ जाएगा आपका 14.6 आ जाएगा। उसके बाद जो 500 का नोट है वो थोड़ा और बड़ा है, तो उसमें आपका आ जाएगा 15.0, और जो 2000 का है वो आ जाएगा आपका 16.6। तो सभी में 6.6 तो कॉमन है। बाकी आप लोगों को ये याद करने होंगे, सेंटीमीटर वैल्यूज आप लोगों को याद करनी होंगी। तो महात्मा गांधी के जो न्यू सीरीज जिसको कहते हैं, महात्मा गांधी सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और पीछे अलग अलग तस्वीर होती हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, एक फटाफट कमेंट करके आप लोग इसी के साथ बताओगे कि इन सभी के पीछे 100, 50, 200, 500, 2000, इनके पीछे क्या क्या इमेज हैं, जिसे मोटिव कहते हैं, MOTIF कहते हैं। तो इन सभी नोट्स के पीछे क्या क्या है, न्यू सीरीज में क्या क्या है। तो आप साथ साथ इसके कलर भी याद कर लोगे। ठीक है, इन सभी जो नोट्स हैं उनके कलर भी याद करोगे, उनके पीछे मोटिव क्या है वो याद करोगे, और इनकी डायमेंशन याद करोगे। तो कमेंट करके बताना इन पांचों के पीछे मोटिव कौन कौन से हैं, यानी कि पीछे जो इमेज है वो कौन कौन सी है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली वेयर एग्जैक्टली टू सेलर्स। ओलिगोपोली का क्या मतलब होता है? अल्प अधिकार, यानी कि ओलिगोपोली का मतलब है अगर कोई मार्केट में मान लो ये पेन बनाने वाले हैं और वो सिर्फ कुछ एक लोग ही हैं जो पेन बनाने वाले हैं, यानी कि फ्यू प्लेयर्स ओनली, फ्यू प्लेयर्स, या फिर फ्यू यूं कहें कि प्रोडक्शन करने वाले फ्यू प्लेयर्स ओनली, ठीक है, कुछ लोग ही हैं जो ये काम करते हैं, कोई भी काम, उस स्पेशल केस। अब उस स्पेशल केस में अगर मार्केट में सिर्फ दो लोग हैं, यानी कि बनाते हैं या फिर बेचते हैं, बनाने वाला बेचने वाला कुछ भी हो सकता है उस केस में, तो यहाँ पे सेलर की बात करी गई है। तो यहाँ पे अब उस केस में जो कुछ छोटे से बोला था, फ्यू बोला था, उस फ्यू में भी कितने? एग्जैक्टली टू, सिर्फ दो ही हैं। जैसे सिर्फ दो ही हैं, मान लो ये पेन है, एक अंबानी बेचता है और एक अडानी बेचता है, तो यहां पे सिर्फ इनके अलावा और कोई नहीं बेचता, तो ये क्या होता है? ये आपका होता है डुओपोली। ये क्या होता है? डुओपोली। ये क्या कहते हैं? डुओपोली, यानी कि सिर्फ दो प्लेयर हैं। डुओ का मतलब क्या होता है? दो। अगर यहां पे सिर्फ अंबानी बेच रहा होता, सिर्फ एक प्लेयर होता, यानी कि सिर्फ एक सेलर होता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोपोली। उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। उसका एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। यहां पे दो प्लेयर है तो इसको क्या कहते हैं? डुओपोली, यानी कि दो अधिकार है, यानी कि अल्प अधिकार है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज अबाव ट्रोपोस्फेयर। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा बोलता हूं, तुम्हारे साथ में टी, यानी कि तुम्हारे साथ में चाय पीनी है, तुम्हारे साथ में चाय यानी कि टी पीनी है, ठीक है। एक छोटा सा आपको मैंने बोला, कि मैं बोलता हूं तुम्हारे साथ में टी, यानी कि तुम्हारे साथ में चाय पीनी है, तो टी यानी कि हमारा आ जाता है ट्रोपोस्फेयर, ये आ जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, ये आ जाता है हमारा मीसोस्फेयर, ये आ जाता है हमारा थर्मोस्फेयर, और ये आ जाता है हमारा एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद हो गया और आप लोग कभी नहीं भूलोगे। और ये नीचे जो अर्थ जो सरफेस है उसके ऊपर से चलता है, सबसे पहले अपना आता है ट्रोपो, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है हमारा मीसोस्फेयर, फिर आता है हमारा थर्मोस्फेयर, और उसके बाद आता है ऊपर एक्सोस्फेयर। तुम्हारे साथ में टी यानी कि चाय पीनी है, इस बात को याद कर लोगे। छोटा सा एक एक्रोनिम बना के हमने याद कर लिया। तो अब पूछा गया कि भाई ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन है भाई? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इन ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम द रूलर टू ऑफ इंग्लैंड टू ट्रेड विद ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ, यानी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वहां के जो राजा थे, यानी कि इंग्लैंड के राजा, उस टाइम पे राजकुमारी थी, मैं उस टाइम का रूलर भी बता देता हूं। तो उस टाइम के शासक कौन थे? थी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ वहां पे उस टाइम पे जो शासक थी, और क्वीन एलिजाबेथ में भी फर्स्ट, ठीक है, प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम वहां की शासक थी। तो 1600 में, सन 1600 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां से अपना एक फरमान अपना ले लिया था कि शासक से कि भाई ईस्ट की तरफ, यानी कि हमारा जो पूर्व की तरफ है, जो व्यापार करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉक्स इज करेक्ट? अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। बहुत अलग अलग भिन्न प्रकार की जो पृथ्वी की पपड़ी, यानी कि सबसे ऊपर जो क्रस्ट है, वो अलग अलग भिन्न प्रकार के जो चट्टानों से बनी है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये तो बच्चे को पता है भाई। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। बिल्कुल सही बात है। ये 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं? 3 तरीके के हमारे अलग अलग रॉक होते हैं, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि जो चट्टान ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको अलग जो रॉक बन जाते हैं वो। मेटामॉर्फिक रॉक जो क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक चेंज होते हैं, इनका फिजिकल नेचर जो है वो चेंज होता है, अलग से रॉक बनते हैं। इग्निशियस रॉक जो होते हैं वो होते हैं भाई जो मोल्टन लावा होता है, मोल्टन लावा जब कूल डाउन हो जाता है उससे हमारे क्या बनते हैं? ये इग्निशियस रॉक बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक हमारे अपने हवा से, नदी से जो कट के आते हैं पत्थर, और वो इकट्ठे हो जाते हैं, रिवर बेड पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमारे सेडिमेंट्री होते हैं। मेटामॉर्फिक अपनी फिजिकल प्रोसेस चेंज कर देते हैं, वो मेटामॉर्फिक होते हैं। और मोल्टन लावा को कूल डाउन होने के बाद इग्निशियस रॉक्स होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये 3 तरीके के होते हैं और अपनी क्रस्ट भी अलग अलग जो रॉक्स है उससे मिलकर बनी हुई है, तो यानी कि बोथ 1 और 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी को आंसर पता है, कई बार आप देखोगे गूगल करोगे तो 60 से 100 यहाँ पे जो हार्ट बीट बता रखी होती है 60 से 100, बट 60 से 100 की तो रेंज हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो हमारे पास जो रेंज है वो है 70 से 80 की यहाँ पे करेक्ट रेंज है।
टाइम्स पर मिनट की जो अडल्ट पर्सन की होती है 70 से 80, ये हम बचपन से सीखते आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डैश डिटरमाइन कॉरिडोर फॉर डेली मूवमेंट इन वेट एवरेज कॉल मनी रेट। कॉल मनी रेट बहुत इकोनॉमिक, बहुत बड़ी टर्म आ गई है यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ MSF क्या होता है और साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट भी क्या होता है, दोनों फिर से बता देता हूँ। लगभग हर आपको क्वेश्चन पेपर में आपको रिवर्स रेपो रेट और MSF ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो MSF क्या होता है भाई? MSF के बारे में अगर बात करो तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक ऐसी फैसिलिटी है या फिर यूं कहें ये एक ऐसी विंडो है, उस विंडो के तहत जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या मांग लेते हैं? उधार मांगते हैं। RBI से उधार मांगते हैं कमर्शियल बैंक। RBI से कमर्शियल जो बैंक है वो मांगता है उधार, बोरो करता है। ठीक है, बोरो करता है मनी। किस केस में? इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी के केस में। ठीक है, इमरजेंसी होती है, उसके पास लिक्विडिटी खत्म हो रही होती है बैंक के पास, इंटर बैंक लिक्विडिटी वाली जो प्रोसेस होती है उसके तहत जब इमरजेंसी हो जाती है तो RBI से ये अपना उधार मांग लेता है कुछ पैसे जो बैंक होता है। ठीक है, ये होती है हमारा MSF रेट होती है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे RBI बोरो करती है। RBI भी पैसे बोरो कर लेती है कब? जब मार्केट में पैसे जो करेंसी है वो ज्यादा सर्कुलेट हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए RBI क्या करता है? कमर्शियल बैंक से जो पैसा है ना वो उठा लेता है, यानी कि बोरो कर लेता है, रेंट पे ले लेता है। तो ये बहुत एक लेमन टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट भी MSF की तरह जब RBI कमर्शियल बैंक को पैसे देती है, वो इमरजेंसी के केस में नहीं, MSF इमरजेंसी के केस में। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीजें हो गई। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो डेली मूवमेंट है वो किस पे तहत होती है? वो होती है दोनों पे ही, MSF पे भी और साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट पे। ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पे ही, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंड इंस्ट्रूमेंट? आप लोग खुद बताइए कौन सा नहीं है। बीन बजाने के लिए भी हमें फूंक मारनी पड़ती है, ठीक है, जो सपेरे यूज करते हैं, और बांसुरी यानी कि फ्लूट बजाने के लिए भी हमें बीन या फ्लूट बजाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत पड़ती है, यानी कि फूंक। पवन यंत्र जिन्हें कहते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं। तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है, तो नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एसोसिएटेड विद सितार? तो भाई यहाँ पे 4 नाम है, चारों ही हमारे बहुत उम्दा यहाँ पे म्यूजिशियन है। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड से ये एसोसिएटेड है। तो हरिप्रसाद चौरसिया, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा? बहुत मतलब इनके बड़े बड़े बाल, और आप लोगों ने तस्वीर भी देखी होगी। तो हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से संबंधित है। ठीक है, फ्लूट से संबंधित है। अरविंद पारिक से संबंधित है सितार से। अरविंद पारिक किससे एसोसिएटेड है? सितार से। और दयाशंकर पांडे याद आ जाता है। ठीक है, सुनते ही दयाशंकर पांडे याद आता है। पर दयाशंकर जी किससे एसोसिएटेड है? शहनाई से। किससे? शहनाई से। और संदीप दास बहुत ही बढ़िया तबला प्लेयर, तो ये तबला से एसोसिएटेड है। तो ये आप लोगों को चारों ही नाम अलग अलग अब तो याद हो जाएंगे। वैसे भी जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन पूछा जाए, बट स्टिल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिफर्ड टू एज? अगर हमारा एक्सपोर्ट जितना है उतना ही अगर हमारा इंपोर्ट है तो उसे कहेंगे हमारा ट्रेड बैलेंस है। हम ट्रेड करते हैं, यानी कि कंट्री की बात करें हम, आप और मैं नहीं, कंट्री की बात हो रही है। कंट्री ट्रेड करती है तो क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब देश से सामान बाहर जाना, इंपोर्ट का मतलब बाहर से सामान अपने देश में लेके आना। ठीक है, अब उस ट्रेड के दौरान अगर एक्सपोर्ट भी हमारा उतना ही है जितना इंपोर्ट है, जितने रुपए का एक्सपोर्ट करा उतने रुपए की चीजों का इंपोर्ट करा, तो उसे बैलेंस है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तराजू की तरह देखोगे आप तो दोनों इक्वल है हमारा। अब अगर एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो जाए और इंपोर्ट हमारा कम हो जाए, यानी कि एक्सपोर्ट की तरफ तराजू झुक जाए और इंपोर्ट की तरफ ऊपर हो जाए, तो क्या होगा? इसे एक्सपोर्ट ज्यादा होने को कहते हैं सरप्लस। इसे क्या कहते हैं? जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, जब हमारा क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम है, तो उसे कहते हैं सरप्लस कहते हैं। और वहीं अगर इससे उल्टा हो जाए कि एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं रहे हैं, इंपोर्ट करे जा रहे हैं चीजें, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है? नीचे जा रही है, तो ये डेफिसिट होता है। ये क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट। इस केस में क्या होता है? इंपोर्ट जो होता है हमारा वो ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। खरीफ क्रॉप मेज क्या होता है? मेज यानी कि मक्का।
ठीक है, मेज यानी कि मक्का। और यहाँ ये जो हमारा मेज है ये हमारा खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं और रबी क्रॉप कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो इसकी मतलब ठंड आने से पहले पहले जो कटाई हो जाती है, और जो हमारे रबी क्रॉप होते हैं वो होते हैं हमारे ठंड में उनकी बुआई होती है और स्प्रिंग सीजन में हमारी, यानी कि अगर बात करें रबी की बात करेंगे तो विंटर टू स्प्रिंग सीजन आते आते हमारी उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और यहाँ पे मेज की यानी कि खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो हमारे विंटर्स आने से पहले, यानी कि यूं कहें कि नवंबर तक, ठीक है, जून टू नवंबर तक। जून में उनकी हमने क्या करा, हार्वेस्टिंग बुआई करी, सोइंग करी, और नवंबर आते आते हमने क्या कर लिया, उनका हार्वेस्ट कर लिया, कटाई कर ली। तो ये होते हैं खरीफ और रबी अलग अलग। तो मेज कौन से में आता है भाई? मेज आता है, वैसे तो ऑल सीजन क्रॉप है बट स्टिल इसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है। आज के टाइम पे मतलब ऑल सीजन बन गई है अलग अलग जगह पे, बट खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और ये खरीफ क्रॉप होते हैं हमारे मानसून सीजन के। क्या होते हैं? मानसून। आपको देखते ही समझ में आ गया, जून जुलाई अगस्त ये जो मानसून होता है, तो ये मानसून सीजन, उस पे बेस्ड हमारी हार्वेस्टिंग होती है। अब ये हमारा पैदा कहाँ होते हैं? जहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये अगर आपसे बोले कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या फिर यूं कहें कि कौन सी जगह पे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो ये अपना सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद साथ साथ फिर हमारा कर्नाटका में, ठीक है। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में। और इसके बाद मध्य प्रदेश कर्नाटका के बाद पाया जाता है ये बिहार में, ठीक है। बिहार में इसकी पैदावार ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश कर्नाटका फिर बिहार। तो ये इसके बारे में बात थी। तो इसमें पूछा गया कौन सी करेक्ट है, तो दोनों ही बात करेक्ट है। खरीफ क्रॉप है और ये हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगते हैं, ठीक है। पुरानी जलड मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहां से हमसे पूछ लिया गया, बहुत अच्छा एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जिसमें आइसोटोप क्या होते हैं, और हमसे बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा नहीं। अभी तक क्या पूछा जाता था, सीधा सीधा पूछ लिया जाता था आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है। तो सबसे पहले तो वही सीख लेते भाई, आइसोटोप क्या है। आइसोटोप वो होते हैं जिसमें हमारे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रॉन। ये क्या होता है हमारा? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव पार्टिकल होता है। अब देखेंगे मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई। मास नंबर जो होता है ना, मास नंबर होता है हमारा, मास नंबर की बात करेंगे, ये होता है हमारा प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। और हमारा एटॉमिक नंबर बात करेंगे तो ये होता है हमारा सिर्फ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? सॉरी, सिर्फ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? सिर्फ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन हो गया, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। अब हमें सेम प्रोटॉन ढूंढने हैं, तो हमें देखना है कि सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमें आइसोटोप ढूंढना है। तो आइसोटोप में तो सेम प्रोटॉन होना चाहिए, तो सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम किस किस का है? 32। यहाँ पे हमारे प्रोटॉन कितने हैं? 32 है। और यहाँ पे देखिए मास नंबर 36 है, तो इसका मतलब हमारे न्यूट्रॉन कितने हैं? पहले केस में हमारे न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले केस में इतने हैं 4, और तीसरे वाले केस में न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? हमारे 3 है। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा तो न्यूट्रॉन तो डिफरेंट है, प्रोटॉन दोनों में सेम है 32। तो यानी कि दूसरा और तीसरा ही सिर्फ हमारा आइसोटोप बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत डीप नॉलेज की बात पूछ ली गई है केमिस्ट्री में, तो ऊपर से नहीं पूछा, अंदर से जाके क्वेश्चन पूछ के आए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे सिर्फ अगर आप लोगों को इतनी नॉलेज है कि मेटल ऑक्साइड को अगर ये बोला जाता है कि बेसिक ऑक्साइड, क्या बोला जाता है? बेसिक ऑक्साइड के रूप से भी जाना जाता है, तो ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड है जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, इसका मतलब एसिडिक इन नेचर तो नहीं होते भाई ये। अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो यानी कि नॉन मेटल क्या होंगे? वो एसिडिक होंगे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एसिडिक, ठीक है। जो एसिडिक है वो किससे रिएक्ट करेगा? वो उल्टे से, यानी कि बेस से रिएक्ट करेगा। यानी कि भाई नॉन मेटल है ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड, नहीं, नॉन मेटल विल ऑलवेज रिएक्ट विद बेस, ठीक है, बेस से रिएक्ट करेगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई और हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो ये हमारी तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 नॉट करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल
विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है हमारा, न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उसमें हमारा जो क्या कहेंगे कि मेम्ब्रेन उसकी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट न्यूक्लियर मटेरियल है, अंदर जो उसकी सामग्री होती है वो है, बट मेम्ब्रेन नहीं है, तैली नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोकायरोटिक, ये क्या होते हैं, प्रोकायरोटिक। ये कौन से होते हैं, सेल। और जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो होती है यूकैरियोटिक। वो क्या होते हैं, जिसकी विदाउट नहीं, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा होता है यूकैरियोटिक और ये होता है प्रोकायरोटिक, जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, गगरान फोर्ट जो है, गगरान का जो किला है वो कहां पे, वो है झालावाड़ में, वो है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, कहां पे, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम। बहुत डीप चीज तो नहीं है, बट स्टिल आप इतना देख लीजिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, ठीक है। इसका फॉर्मूला कभी आप लोगों को बताऊंगा कि नेशनल इनकम अलग अलग जो मेथड है उसमें अलग अलग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल मेथड है, उससे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं नेशनल इनकम को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज रिफर्ड एज गोल्डन फाइबर। अगर इसकी बात में नॉलेज भी नहीं है तो भी अगर देखें, कॉटन क्या होता है भाई, सफेद रंग का, टी क्या होती है हमारी, हरे पत्ते होते हैं, कॉफी क्या होती है, उसी की तरह कॉफी अगर देखें तो ब्राउन कलर के हमारे वो होते हैं, या फिर यूं कहे कि हमारा चेरी से रंग का हमारे जो इसका फूल होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो फ्रूट बनता है हमारा चेरी रंग का बनता है, फिर कॉफी बनती है, रोस्ट करते हैं उसे। तो बट यहाँ पे जो जूट होती है वो हमारी ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश कलर की होती है। तो ये होता है हमारा गोल्डन फाइबर। ये क्या होता है, गोल्डन फाइबर होता है जूट। और ये मोस्ट अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर है, यानी कि सबसे सस्ता, सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला नेचुरल फाइबर है क्या, जूट। तो जूट हमारा क्या होता है, गोल्डन फाइबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पोष परदौन फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, पोष परबन, परदौनी परबन, पार्बन, पोष पार्बन उत्सव, ये कहां से जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। थोड़ा सा पोष मुंह वैसे ही बनता है जैसे बंगाली चीजों को देख के बनता है, सौंदेश है और रसोगुल्ला, तो उसी तरीके से पोष। तो अब जैसे आप थोड़ा सा बोलने की कोशिश भी कर रहे हो तो वही लहजा आ रहा है बोलने का, तो वही बंगाल से एसोसिएटेड है। और ये मकर संक्रांति के टाइम होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति बंगाल में जाके पोष पर्वन बन जाती है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के एक दिन पहले शुरू होता है और उसके अगले दिन खत्म होता है। तो ये 3 डे फेस्टिवल होता है, 3 डे फेस्टिवल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आखिरी क्वेश्चन है, जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है अपने जो कॉन्टिनेंटल मास यानी कि धरती का, तो वो कौन है, सिलिया, यानी कि SiAl, सियाल जिसे कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो सिलिका एल्यूमिनियम दोनों को मिलके ही सियाल बना, SiAl बना। तो इसीलिए दोनों ही यहाँ पे होते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सियाल है, यानी कि SiAl है। तो दोनों ही सिलिका और एल्यूमिनिया, तो यानी कि बोथ 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे भाई 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को लगा कि अच्छा है भाई, इसी तरीके से अगर हमें सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारे जितने साथी जो LDC की तैयारी कर रहे हैं और PRT की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल, उनके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और वो मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पर। और मात्र 84 रुपीज़ में आप लोगों को वो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे महीने भर के लिए, कोई भी आप मॉक टेस्ट देना उसमें। तो ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। जिसकी ज़्यादा डिटेल अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लगी तो कमेंट करके बताना कि और भी इस तरीके की वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को फास्ट करके देखा होगा, जिससे आपका कम से कम टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हुई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।